नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं क्लास 10th जियोग्राफी का मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप सभी के सभी प्रश्नों का तैयारी कर लेते हैं तो 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज्योग्राफी के लिए ये आपको है ना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा 3/4 है ना, 3/4 है ना भाग जो है, जो कि हमेशा जल से ढका रहता है पृथ्वी का। ठीक है, इसीलिए आप 3/4 से जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। अगला प्रश्न है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका कितना % भाग है जो कि है ना, जो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 96.5% देख लीजिए है ना, 96.5% भाग पानी जो है जो कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये महासागर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय है। यानी कि पृथ्वी पर कितना % जल है जो कि लवण वाला नहीं है। जैसे कि समुद्र का या फिर महासागर का पानी को जब आप अपनी जीवा पर लेते हैं तो आपको नमकीन लगेगा। कैसा लगेगा? नमकीन। लेकिन पूछ रहा है कि कितना % पानी है जो कि नमकीन नहीं लगेगा, बताओ, है ना। तो याद रखना 2.5% भाग है पृथ्वी पर जो कि क्या है बाबू, अलवणीय है। और यही सब पानी हम लोग पीते हैं। ज़रा सोचिए कि हम लोग जो पानी पीते हैं वो मात्र 2.5% ही है। आप सोचिए कि जितना % भाग लवणीय है। अब जरा अनुमान कीजिए कि भारत में जितना भी बाबू है ना, भारत में नहीं बल्कि पूरा पृथ्वी पर जितना भी लोग हैं वो कुल जल का इतना % भाग ही उसको पीने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, जो कि लवण वाला नहीं है, नमकीन नहीं है। अब सोचिए कि जितना पानी लवण वाला है वो कितना ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, सोचिए बाबू, ठीक, इतना पानी ही है जिसे हम लोग पीते हैं। ठीक है, 2.5% जल ही है जिसे हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। उसमें भी देखो पीने के लिए अलग होगा। ठीक है, यहाँ लवणीय के बात किया गया है। ठीक है, पीने के लिए और बाबू उसमें कम होगा, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो याद रखना कि 2.5% पानी जो है वो क्या है, अलवणीय है, यानी कि उसमें लवण नहीं है। और बाकी का जो है वो लवण वाला पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि विश्व में अलवणीय जल का लगभग कितने % भाग बर्फ के चादरों और जो है कि हिमनद के रूप में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू 70% है ना। क्या लिखा हुआ है कि विश्व के अलवणीय जल का लगभग कितने % भाग बर्फ की चादरों और हिमनदी के रूप में मिलता है बाबू, तो 70% जल। ठीक है, चलो 5वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारत विश्व की है ना, भारत विश्व की है ना, लिखा हुआ प्रश्न कि भारत विश्व की वृष्टि का कितने % भाग प्राप्त करता है। ठीक है, भारत विश्व की वृष्टि का कितने % भाग प्राप्त करता है, तो 4% भाग प्राप्त करता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा 4%। अगला नंबर का प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति है ना, लिखा हुआ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का बाबू कौन सा स्थान है, याद रखिएगा 133वां स्थान है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में जो है ना भारत कौन सा स्थान पर आता है, तो 133वां स्थान पर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है यहाँ पर कि जल संसाधनों पर प्रभाव किस कारण है ना, किस कारण बढ़ रहा है। बताना है आपको कि जल संसाधनों का प्रभाव किस कारण बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस कारण से बढ़ रहा है। तो औद्योगिकीकरण के वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है, शहरीकरण के वजह से भी, सिंचाई के वजह से ही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वही यहाँ पर है कि जल संसाधनों पर प्रभाव किस कारण से बढ़ रहा है बाबू, तो इन सभी कारण से जल पर जो है ना प्रभाव बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल विद्युत का कितना % भाग है ना जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22% भाग जो है ना वो जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। वही यहाँ पर है कि भारत में कुल विद्युत का कितना % भाग है ना जल से विद्युत प्राप्त करता है। यानी कि 22% भाग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों जल से ही विद्युत का प्राप्ति करता है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि बांध की बहुउद्देशीय परियोजना में
क्या क्या जो है कि क्या क्या गतिविधियां शामिल है, क्या क्या गतिविधियां शामिल है मेरे प्यारे बच्चों, नो का जल्दी से जवाब दीजिएगा कि बांधों की है ना बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या गतिविधियां शामिल है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, तो विद्युत उत्पादन शामिल है, बाढ़ नियंत्रण शामिल है, मछली पालन शामिल है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी के सभी चीज़ शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांधों को, प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर मेरे प्यारे बच्चों कौन कहते हैं, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। कौन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बांध, है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों के कारण क्या परेशानियां आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, यही परेशानियां आ रही है। ठीक है, ये परेशानी आ रही है, ये भी परेशानी आ रही है, प्राकृतिक बहाव वो अवरुद्ध होना ये भी हो रहा है, और तलछट बहाव कम हो जाता है। ठीक है, फिर से समझेंगे ध्यान से कि बहुउद्देशीय परियोजना और बांध, है ना, बड़े बांध के कारण कौन कौन सा परेशानी आ रहा है, तो सबसे पहला परेशानी ये आता है कि प्राकृतिक बहाव, है ना, प्राकृतिक बहाव, है ना, अवरुद्ध हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक का जो है ना बहाव है वो रुक रहा है, और वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाते हैं। ठीक है, तलछट बहाव कम हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार बांध के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, सरदार बांध के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर को नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर किसान अपद्रव पर जो है कि उतारू हो गए हैं। किसान किस पर है, तो अपद्रव पर बाबू उतारू हो गए हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पर बाबू, तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर बाबू, गुजरात इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी योजनाएं जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है, निम्न में से कौन सी योजनाएं जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है गूल अथवा कूल, है ना, छत वर्षा तथा जल वर्षा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, गूल अथवा जल, या फिर छत वर्षा जल संग्रह। ठीक है, खादीन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, खादीन या जलोह और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी से जाएंगे। निम्न में कौन सी योजनाएं जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है, तो जल के बचाव के लिए सभी के सभी योजनाएं अपनाई गई है जल के बचाव के लिए। आइए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि टाँका का क्या अर्थ है, जल्दी से बताइए। 15 का राइट आंसर क्या लिखा हुआ है कि टाँका का अर्थ क्या होगा। 15 का मेरे प्यारे बच्चों, टाँका का अर्थ क्या होगा, टाँका का अर्थ क्या होगा, तो टाँका का अर्थ होगा छत वर्षा जल संग्रह तंत्र, है ना, इसे ही हम लोग टाँका कहते हैं। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि टाँका में वर्षा जल कब तक संग्रहित कर सकते हैं, टाँका में वर्षा जल कब तक संग्रहित कर सकते हैं बाबू, तो याद रखिएगा अगले वर्ष तक। ठीक है, अगली वर्ष तक ही हम लोग, है ना, टाँका में जल को संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है कि देश का एक ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में, है ना, जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे, है ना, बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी कि कहाँ पर जो है ना, छत पर जो है कि आप माने कि मेघ जब पड़ेगा तो आप उसका पानी को स्टॉक करना ही पड़ेगा। कहाँ पर बाबू, तो तमिलनाडु में सिस्टम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए कि आपको मेघ जब पड़ेगा तो छत पर क्या करना होगा, जल को, है ना, छत जल को संग्रहित करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि नदियों व झरनों के जल को, है ना, बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने, है ना, करने से राज्य में है, यानी कि करने से, है ना, राज्य में किया जा रहा है। कौन सा राज्य में बांस के द्वारा जो है ना पाइप बना के जल को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, कहाँ पर मेरे छात्रगण, तो याद रखिएगा मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, मेघालय में ऐसा किया जा रहा है। चलिए इसी प्रकार से अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन है, जल्दी से बताइएगा कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछ लेगा कौन है तो जवाब दीजिएगा कि सर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, चेरापूंजी, है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, क और ख दोनों, चेरापूंजी और मासितराम। ठीक है, चेरापूंजी और मासितराम, है ना, मासितराम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए क और ख दोनों। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला, है ना, क्षेत्र यही है, चेरापूंजी और मासिनराम। आइए अगला प्रश्न यहाँ देखिए 20 नंबर का क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है यहाँ पर कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण
अत्यधिक जल के उपयोग से क्या हानियाँ होती है? तो अत्यधिक जल के उपयोग से बाबू है ना जल जनित बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, फसलों में कीटाणु है ना, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियाँ हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे छात्रगण कि टाँका में वर्षा जल संग्रह और है ना टाँका में वर्षा जल संग्रह और किस नाम से जाना जाता है? 21 का जवाब देना है कि टाँका में वर्षा जल संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू याद रखिएगा पालर पानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क क्या लिखा हुआ है? पालर पानी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अगला है यहाँ पर कि छत जल संग्रह किस राज्य में प्रचलित है? छत जल संग्रह किस राज्य में प्रचलित है मेरे प्यारे बच्चों? छत जल है ना क्या लिखा हुआ है? छत जल संग्रह किस राज्य में प्रचलित है? तो थार राज्य में। ठीक है, थार ये एक राज्य है। ठीक है बाबू, थार एक राज्य है, वहीं पर यह प्रचलित है। अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पर कि जल संग्रह है ना, जल संग्रह के तरीका कौन से हैं? जल संग्रह का तरीका पूछेगा कि जल संग्रह का तरीका कौन है? तो जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल है ना, जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, ये भी क्या है बाबू? ये भी है, भौम जल भी है, और जल का संग्रहण, ये सभी के सभी क्या है? तो जल संग्रह के तरीका है। ठीक है, जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, ठीक है, और भौम जल, बाढ़ जल संग्रह, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत में मीठे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में मीठा पानी का प्रमुख स्रोत पूछ लेगा तो भारत में मीठा पानी का स्रोत है भूजल। भूजल जो है ना ये मीठा पानी का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, छत वर्षा जल संग्रह लिखा हुआ है। छत वर्षा जल संग्रह है ना रिचार्ज करने की एक तकनीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि छत वर्षा जल संग्रह डैश 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 है ना। क्या लिखा हुआ है कि छत वर्षा जल संग्रह डैश डैश रिचार्ज करने की एक तकनीक है। ठीक है, बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए ध्यान से कि छत वर्षा जल संग्रह डैश डैश रिचार्ज करने की तकनीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा भूजल रिचार्ज करने की तकनीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध डैश डैश में स्थित है। राणा प्रताप है ना, राणा प्रताप सागर बांध डैश डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, वो राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को राजस्थान में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे? सरदार सरोवर बांध से है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि सरदार सरोवर बांध डैश डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध मेरे प्यारे बच्चों है ना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से अगला नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का है ना विरोध नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना कितना नंबर का है? तो ये है 28 नंबर का, इसका हो जाएगा है ना नवदान्य। क्या हो जाएगा? नवदान्य। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध नहीं है? तो यही वनदान्य सामाजिक योजनाओं का विरोध नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कि वह सुदूर गांव, क्या लिखा हुआ देखिएगा कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल से समृद्ध होने का है ना दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो गौरी काज या फिर है ना गेंडाथुष्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर अगर आपसे पूछेगा तो जवाब दीजिएगा क्या है ना गेंडाथोर। गेंडाथोर क्या है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल से समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो क्या होता है ना गेंडाथोर होता है। ठीक है, किया है गेंडाथोर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली डैश डैश में प्रचलित है। क्या लिखा हुआ है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली डैश डैश में प्रचलित है, यानी कि कहाँ पर प्रचलित है? तो याद रखिएगा मेघालय में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ख मेघालय में प्रचलित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रह को पीने के लिए है ना वर्षा जल संग्रह, यानी कि जब वर्षा होगा तो उस जल को जब हम संग्रह करेंगे तो उसको पीने के लिए है ना पीने के लिए संग्रहित करने के लिए संग्रहित करने के लिए देखे जाने वाला भूमिगत टैंक डैश डैश कहलाता है ना। तो बताओ वो टैंक किस नाम से जाना जाता है? तो वो टैंक जो है ना टाँका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें वर्षा जल को संग्रह किया जाता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना हुआ है? याद रखिएगा वो कृष्ण नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्ण नदी पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोग ने सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण किया है? बताओ गुल और कुल का निर्माण कौन किया है? तो पश्चिमी हिमालय लोग है ना। पश्चिमी हिमालय क्या है कि है ना किस क्षेत्र के लोग सिंचाई के लिए गुल और कुल निर्माण किया है बाबू? तो पश्चिमी हिमालय।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है, 35 का जवाब दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध जो है ना महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम कृषि में क्रांति कैसे ला सकते हैं। हम कृषि में बाबू क्रांति कैसे ला सकते हैं, तो याद रखिएगा हम कृषि में क्रांति ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, वही यहाँ पर पूछा है कि हम कृषि में क्रांति कैसे ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ, सूखा प्रतिरोधी फसलों और शुष्क कृषि तकनीक के विकास के माध्यम से ला सकते हैं। ठीक है, सूखा प्रतिरोध है ना, सूखा प्रतिरोधी फसलों और शुष्क कृषि तकनीक के विकास में, विकास करके है ना, इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि में क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग आइए देखते हैं, अब समाप्त होने ही वाला है। लिखा हुआ है कि शहर में, प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है ना, चलिए रुक जाइए। हाँ, लिखा हुआ है कि शहर में अधिकांश हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी अपनी पानी की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रही है। ठीक है, बताइएगा कैसे पूरा कर रही है। स्वयं के भूजल पंपिंग उपकरण के माध्यम से कर रही है, स्वयं के भूजल पंपिंग उपकरण के माध्यम से कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि छत पर, है ना, प्रश्न क्या है देखो, छत पर बारिश के कारण, है ना, छत पर बारिश के पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है। छत पर बारिश के पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है, तो बाबू याद रखिएगा रेत और ईंट के उपयोग से छत पर वाला पानी को जो है ना शुद्ध कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है। कौन अनिवार्य कर दिया है, तो याद रखिएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तमिलनाडु कर दिया है। ठीक है, सब घर में छत जल वर्षा संग्रह अनिवार्य कर दिया है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का देखिएगा क्या है कि बांध बनाने का उद्देश्य क्या है। बांध बनाने का उद्देश्य पूछेगा तो याद रखिएगा बाढ़ नियंत्रण जो है ना, ये बांध बनाने का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण होता है। तो 40 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए बाबू। इसी तरह से हर एक प्रश्न का तैयारी कर लीजिए। आप एग्जाम में जाने से पहले हर एक प्रश्न का तैयारी कर लीजिए ताकि आप कहीं पर भी घबराएं नहीं और अच्छा तरीका से तैयारी कर सकें। चलिए कोई बात नहीं बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।